जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात करते हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्र चल रहा है, और ट्विटर ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए चाइना के लगभग 1,70,000 ट्विटर के अकाउंट्स को सस्पेंड किया है। कल रात को 9 बजे हम इस विषय में बात कर रहे थे, हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, और एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है कि हमने पतंजलि ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी ने ये अनाउंसमेंट की कि आयुर्वेद के अंदर कोरोना का उपचार है, और आयुर्वेद के ग्रंथों में जो ऋषियों ने लिखा है उसी ऋषियों की बात को लैब के अंदर बस टेस्ट कर दिया कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर वायरस का ये होता है, और इस वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी ये औषधियाँ, जो हमारी पीढ़ियों से परंपरागत औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, ये ऐसे काम करती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में, पूरे देश में कल गया। और पतंजलि ने एक बड़ा काम क्या किया था। अभी तक तो केवल हम कहते थे कि ये आयुर्वेद से ये होता है, इन औषधियों में ये ताकत है, इससे ये हो सकता था। उसको आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने का काम और कर दिया। उसके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के नाम पर यहाँ आयुर्वेद पीछे रह जाता था, यहाँ आयुर्वेद झुक जाता था, तो उसको भी करके दिखा दिया। तो पूरी दुनिया में जहाँ लोग पतंजलि की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे देश विरोधी गैंग के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, असुर गैंग के लोग रात को बिलबिला गए। और जब भी कोई योग आयुर्वेद के सम्मान की बात होती है, भारतीय संस्कृति के सम्मान की बात होती है, तो अपने देश में एक वर्ग ऐसा है जो बिलबिला जाता है, और उसका कुछ हिस्सा देश के बाहर भी बैठा रहता है, देश के बाहर भी रहता है। तो उन्होंने वो बिलबिला के, उनके हाथ और कुछ नहीं लगता, कोई कुछ कमी नहीं लगती, कुछ क्वालिटी में दिक्कत नहीं लगती, कुछ और नहीं लगती, तो कोई भी खामखा का मुद्दा लेकर वो उन चीज़ों को कि हम तो पतंजलि का बायकाट करेंगे, हम तो ये बहिष्कार करेंगे, हम तो वो करेंगे। यद्यपि उनके बहिष्कार करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये सारा षड्यंत्र, देखिए, कोरोना के वायरस के बारे में हम कई एपिसोड में ये कह चुके हैं कि ये वायरस लैब का बनाया हुआ है। ये वायरस चाइना की वुहान लैब से निकला, और अभी तो यूके, यूएसए की यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों ने कुछ शोध किया। सैटेलाइट की इमेजेस के हिसाब से ये शोध किया कि हॉस्पिटल के अंदर रूटीन में कितनी भीड़ रहती थी, कितनी गाड़ियों की पार्किंग रहती थी, और अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में कितनी भीड़ बढ़ी। तो ये बताया जाता है कि इस वायरस के केस अक्टूबर से ही चीन के अंदर आने शुरू हो गए थे। मतलब क्या है कि ये वायरस अक्टूबर से चीन में फैलना शुरू हो गया था। अब ये सारी बातें खुल चुकी हैं। 31 दिसंबर को चीन ने पहली चिट्ठी लिखी, ताइवान ने लिखी। ताइवान ने साफ साफ कहा कि यह आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। दिसंबर में कुछ नहीं किया, जनवरी में कुछ नहीं किया, फरवरी में कुछ नहीं किया। 12 मार्च को जाकर इसको एक महामारी की तरह WHO ने घोषित किया। WHO का चेहरा सामने आ चुका है, और पूरी दुनिया में ये वायरस के नाम से जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके पीछे एक षड्यंत्र और है कि कैसे भी करके वैक्सीन बेची जाए। और ये वैक्सीन बेचने का खर्च कितना है, पूरे देश में पूरे साल का जितना बजट होता है, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, सब कुछ मिला दीजिए, उतना बजट, उतना खर्च एक एक देश के ऊपर थोपने की योजना है। अब कोरोना के कारण जो हो रहा है, उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि यदि कोई देश या कोई कंपनी कहे कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है, और उस वैक्सीन की कीमत 10,000 रुपये है, तो अपने देश में 100 करोड़ लोग उस वैक्सीन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब 100 करोड़ लोग 10,000 रुपये की वैक्सीन लगवाएंगे, तो इसको आप जब लाख करोड़ में देखते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बैठ जाता है। तो एक एक देश से लाखों करोड़ रुपए का ये बिजनेस है। और ये सारा बिजनेस, अब पतंजलि इस बिजनेस को तोड़ रही है, क्योंकि पतंजलि कह रही है कि आप घर में रहेंगे, अश्वगंधा ले लेंगे, आप श्वासारी ले लेंगे, आप ये 4 चीजें ले लेंगे, तो आप इस वायरस के ऊपर बाहर से लेयर बन जाएगी, इस वायरस का चक्कर टूट जाएगा। वो साइंटिफिक टर्म में मैं नहीं जा रहा कि उसका कैसे प्रभाव है, वो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी और पतंजलि के वैज्ञानिक विस्तार पूर्वक उसके बारे में लिखेंगे। तो रात को बायकाट पतंजलि चलना शुरू हुआ। मैंने उनके ट्वीट के कुछ ट्विटर हैंडल को देखा कि ट्विटर हैंडल कब बने हैं, कैसे हैंडल हैं। तो उसमें कुछ हैंडल ऐसे थे जो मई में ही बने थे, कुछ हैंडल ऐसे थे जिसमें बनाते हुए कोई ऑथेंटिक हैंडल नहीं लगते थे, वो केवल एक खास तरह का काम करने का काम करते थे। ट्वीट रीट्वीट करना, ट्वीट रीट्वीट करना, और एक विचारधारा को लेकर। उसके अंदर कोई व्यक्तिगत विचारधारा नहीं थी, उसके अंदर केवल विरोध के लिए वो अकाउंट बनाए गए थे। तो इन अकाउंट्स ने लेकर अभी आज बॉयकॉट पतंजलि चलाया। उसके लगभग 26-27 हजार ट्वीट हुए थे। अपने पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने पतंजलि के समर्थन में पतंजलि की सेवाएं, योगी प्रदेश उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लीड लेते हुए
हैशटैग चलाया और पतंजलि का हैशटैग चलाया तो वो 2.5 लाख तो अभी तक ट्वीट रीट्वीट हो चुका था और आगे अभी और शाम तक ये हो रहा है। तो ट्विटर के ऊपर पतंजलि मुंह तोड़ उत्तर दे रही है, लेकिन ये षड्यंत्र क्या है, इस षड्यंत्र की तह में हम जाएंगे। देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता और युद्ध केवल बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। जो युद्ध होता है वो युद्ध बॉर्डर और हथियारों से ज्यादा वो बॉर्डर मन में लड़ा जाता है, मस्तिष्क की लड़ाई होती है, मनोबल की लड़ाई होती है। अभी देखिए, एक षड्यंत्र हुआ था थोड़े दिन पहले। क्या षड्यंत्र था? खाड़ी देशों में सऊदी अरब की राजकुमारी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया, ट्विटर का फर्जी अकाउंट बनाकर उस राजकुमारी के हैंडल से यह ट्वीट किया गया कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार होता है और भारत के अंदर यदि मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो सऊदी अरब के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर जो 80 लाख भारतीय काम करते हैं, हम इनको काम नहीं करने देंगे, हम इनको लात मारकर भगा देंगे। अब ये ट्वीट किया। इस ट्वीट को रीट्वीट किसने किया? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, अपनी प्रोपेगेंडा की मशीनरी को लगाया। पाकिस्तान के अंदर जो हैंडल है उन्होंने इसको रीट्वीट करके मुद्दा बनाया और अपने भारत के अंदर भी मीडिया के अंदर जो कुछ लोग ऐसा हैं जो चीन को भगवान मानते हैं, जो वामपंथी मानसिकता के हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया कि ये देखो भारत के अंदर तो मुसलमानों के अंदर अत्याचार हो रहा है और हम नहीं कह रहे, ये तो सऊदी अरब की राजकुमारी कह रही है, वहां की शहजादी कह रही है। इसका मतलब तो पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत खराब है, भारत तो बहुत गलत देश है, भारत के अंदर तो इस्लामोफोबिक हो गया। तो ये सारी चीजें बनाई गई, उस ट्वीट को रीट्वीट किया गया। और जब ISI ने इस स्कैंडल को क्रैक डाउन किया तो इस स्कैंडल में ये निकला कि ये जो ट्वीट है ये ट्विटर हैंडल फर्जी है। इस ट्विटर हैंडल से जो रीट्वीट किया और इसको जो प्रमोशन किया गया, ये प्रमोशन आर्टिफिशियल किया गया। इसको प्रमोशन करने में जो अकाउंट बनाए गए थे, उन अकाउंटों की लोकेशन पहले जिनकी कराची थी, जिनकी इस्लामाबाद थी, जिनकी लाहौर थी, उन लोकेशन को चेंज करके सऊदी अरब कर दिया गया। पहले जिन ट्विटर के हैंडल की भाषा, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल डाटा जो पहले अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसको बदलकर अरबी में कर दिया गया। लोकेशन जो पहले पाकिस्तान की दिखाते थे उस लोकेशन को बदलकर, अब देखिए ट्विटर के अंदर जो मेरी लोकेशन है तो मैं चाहूं तो मैं भी अपनी लोकेशन को बदल सकता हूं। मैंने अभी मान लीजिए अपनी ट्विटर के अंदर लोकेशन अभी जो भी डाली हुई है, हरिद्वार डाली हुई है, तो मैं उस लोकेशन को दिल्ली कर सकता हूं, मैं उस लोकेशन को लंदन कर सकता हूं। लोकेशन के दो तरीके, एक तो हम ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए ट्विटर को परमिशन दें, दूसरा क्या है कि हम जो शहर चूज करेंगे वो उसमें लोकेशन दिखा देगा। लैंग्वेज की मेरी मर्जी है, मैं हिंदी में लिखूं, मैं अरबी में लिखूं, मैं गुजराती में लिखूं, मैं मराठी में लिखूं। तो ये स्कैंडल करके ISI ने ये स्कैंडल क्रैक डाउन किया था और हैंडल केवल एक नहीं बनाया, सऊदी अरब की राजकुमारी के नाम से बनाया। सऊदी अरब के साथ साथ उन्होंने ओमान की राजकुमारी के नाम से हैंडल बनाया और उनके नाम से हैंडल करके ये प्रोपेगेंडा किया गया। ये प्रोपेगेंडा मशीनरी ऐसी है जो देश को तोड़ देती है, देश के मनोबल को तोड़ देती है। सऊदी अरब की शहजादी थी नूरा बिन्त फैजल अल सौद, इसके नाम पर डेनियल यूसुफ के नाम से एक हैंडल बनाया गया और उसको ये कह के प्रचारित किया गया कि ये उनका ऑफिशियल हैंडल है। भारत विरोधी दुष्प्रचार किया गया। जब बाद में पता लगा तो ये पता लगाया कि ये सारा फर्जी हैंडल है और बाद में सऊदी अरब की राजकुमारी ने खुद सामने आकर कहा कि मैं कोई ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये ट्विटर का हैंडल फर्जी था और मेरे नाम से फर्जी ट्वीट किए गए। ये तो भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत की राह ने इसको क्रैकडाउन कर दिया। जब बाद में पता लगा कि ये बनाया किसने था तो हमारे जासूसों ने पता लगाया कि ये सारा प्रोपेगेंडा मशीनरी के पीछे जो हाथ काम कर रहा है वो ISI का हाथ काम कर रहा है। ISI ने ऐसे हजारों फर्जी अकाउंट बनाए हैं, बाद में उसको ट्विटर से सस्पेंड करवाया गया भारत सरकार के द्वारा। ऐसे ही एक और ट्विटर ID, उसकी भी ओमान की शाही परिवार के सदस्य के नाम से, पाक फैज के नाम से एक ID बनाई गई थी। उस ID के अंदर भी पाकिस्तान के हामिद मीर जैसे पत्रकारों ने उस मुद्दे को उठाया और भारत के अंदर, देखिए पाकिस्तान के पत्रकार इस मुद्दे को उठाएं समझ आता है, लेकिन भारत के अंदर भी हमारे देश की पत्रकार लोबी, वामपंथी लोबी लग गई, उन्होंने उसको खूब प्रमोट किया। ISI ने वो स्कैंडल भी क्रैक डाउन किया और हजारों ट्विटर के अकाउंट सस्पेंड करवाए, उनके ऊपर नजर रखकर ये स्क्रीनशॉट दिए कि पहले इसका ये था, अब इसका ये था। कुछ अकाउंट तो ऐसे हैं जो केवल अप्रैल में बनाए गए थे, मार्च में बनाए गए थे। कुछ अकाउंट ऐसे थे जिनका कोई भी फॉलोवर नहीं था, जिनके अंदर रियल पिक्चर नहीं थी, जिनके अंदर कोई बैनर लगा हुआ नहीं था, कोई पोस्टर लगा हुआ नहीं था, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, जिनकी भाषा, जिनके नाम
बदले गए थे कई बार, वो सारे अकाउंट निकले। तो ये होता है। अब ये होता क्यों है, आप अगर इसके मूल में जाएं तो इसके मूल में कहानी क्या है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में महत्वपूर्ण यह है कि केवल आमने सामने का युद्ध नहीं होता, मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। और जो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, इसमें जो लक्ष्य किया जाता है वो बॉर्डर की गोली या मिसाइल नहीं चलाई जाती, उसमें किसी भी देश के एक खास जन समुदाय को लक्ष्य करके उसके वैल्यू सिस्टम के ऊपर आघात किया जाता है, उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाता है, उसके इमोशंस को, उसके आवेगों के ऊपर हमला किया जाता है, उसके जो मोटिव्स हैं, उस देश की जो ताकत है उसको तोड़ा जाता है, उसके अंदर जो रीजनिंग की, तर्क वितर्क की पावर है उसको तोड़कर ऐसे ऐसे कुतर्क प्रयोग किए जाते हैं जो देखने में लॉजिकल लगे लेकिन जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार ना हो, जिनके अंदर ट्रुथ नहीं हो, जिनके अंदर कोई, वो ऐसे फैक्ट और डाटा तो प्रस्तुत करेंगे जो देखने में ये लगेगा देखिए कितना डाटा दिया उन्होंने, वहां इतना, ये मारे गए। वो डाटा तो होते हैं लेकिन वो ट्रुथ नहीं होते। ये सारी चीजें देख, फर्जी साइट्स बनाई जाती हैं, फर्जी मीडिया हाउस बनाई जाती हैं, फर्जी एजेंसीज बनाई जाती हैं, फर्जी एनजीओ बनाए जाते हैं, उनके हवाले से कोई रिपोर्ट छापी जाती है, फिर उस एजेंसी को बहुत बड़ा बच के उसी रिपोर्टों के आधार पर दूसरी रिपोर्ट छापी जाती है, उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर पुस्तकें लिख दी जाती हैं और एक नया बिलीफ सिस्टम पूरे देश के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होता है। और क्या होता है, और ये होता है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आपने देखा होगा कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो युद्ध किया, वो युद्ध कोई जैविक हथियारों का युद्ध नहीं था, वो प्रोपेगेंडा का युद्ध था, जिसमें अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया कि इराक के पास जैविक हथियार हैं, इराक ने ये केमिकल हथियार बना लिए हैं, ये हथियार बना लिए हैं। और उसमें अमेरिका ने अपने साथ, सैनिक के साथ साथ अमेरिका अपनी प्रोपेगेंडा की मशीनरी को साथ लेकर चलता था। हिटलर ने यही किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने प्रोपेगेंडा किया कि ये जितने भी यहूदी हैं ये सब देशद्रोही हैं, इनको देश से बाहर निकालना चाहिए। और उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के कारण जर्मनी के देश के लोगों के एक बड़े हिस्से के मन में ये बैठा दिया कि यहूदियों को तो देश के निकालना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है, ऐसी इसको एम्बेडेड जर्नलिज्म कहा जाता है, ऐसी जड़ित पत्रकारिता कहा जाता है जिसका विजन एक ही होता है, उनको खबर नहीं देखनी, उनको फैक्ट नहीं देखना, उनको ट्रुथ नहीं देखना, उनको अपना वर्जन देखना है। हर चीज में वो अपना वर्जन इंपोज करेंगे। देखिए अब जैसे कोरोना फैला हुआ है तो जिनका जो वर्जन है वो कोरोना में यदि लॉकडाउन कर दें तो लॉकडाउन का विरोध करेंगे, लॉकडाउन नहीं किया तो लॉकडाउन क्यों नहीं किया इसका विरोध करेंगे। मतलब हर हाल में उनको केवल आलोचना करनी है, ये काम वो करते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा ये सारा काम जो करते हैं उसमें अर्ध सत्य का, हाफ ट्रुथ का प्रयोग करते हैं। कुछ डाटा देंगे, आधे डाटा सच होंगे और उन आधे सच डाटा के ऊपर अपना झूठा कंक्लूजन इंपोज कर दिया जाता है। कैसे करते हैं, किसी भी विचार के पक्ष और समर्थन में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम बताएंगे, जैसे अपील टू अथॉरिटी करेंगे, देखो वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कह रहा है, वो भी ऐसा कह रहा है। ये जो ट्विटर के केस में हुआ वो यही हुआ, उन्होंने बड़ी हस्ती सऊदी अरब की राजकुमारियों का नाम चुना, उनकी नाम का झूठा प्रयोग किया और उनके नाम का प्रयोग करके एक फोबिया क्रिएट किया कि भारत के अंदर तो इंटॉलरेंस है, भारत के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये अर्ध सत्य का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा, वो आम जनता को किसी दूसरे विरोधी का भय दिखाते हैं, अपील टू फियर करते हैं। या तो अपील टू अथॉरिटी होती है, अपील टू फियर होता है, या फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि पूरा देश ऐसी बात कर रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। मतलब वो जो कहेंगे जैसे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये जो लॉबी है ये जब लगेगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे पूरे दलितों के ऊपर पूरा अत्याचार ही हो रहा है, एक पक्ष के ऊपर अत्याचारी। जैसे कश्मीर में अभी एक पत्रकार की हत्या हुई, एक हिंदू की हत्या हुई जो सरपंच थे। उस सरपंच हिंदू की हत्या के बाद मैंने एक न्यूज चैनल के समाचार पत्र को मैंने देखा कि इन्होंने कितनी कवरेज दी है। उसमें वो लोग जो घोड़े की टांग को मुद्दा बनाने वाले थे, वो लोग जिन्होंने एक व्यक्ति की मारपीट में हत्या के ऊपर कई पन्ने रंग डाले, जिन्होंने एक महीने तक उस मुद्दे को जीवंत रखा, उन पत्रकारों ने, उन समाचार पत्रों ने उस न्यूज को कवरेज नहीं दी, उसके लिए 4 लाइनें भी नहीं लिखी। तो ये झूठ ये प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रचारित करते हैं कि सारे लोग यही बात कर रहे हैं। जैसे किसी को मुद्दा बना देंगे कि मुसलमानों के अंदर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तो सब ऐसी बात करेंगे। अवार्ड किसी के पास है तो अवार्ड वापस करने की बात करेगा, कोई अपना मेडल वापस करेगा, कोई अपनी काली पट्टी बांधेगा, कोई तख्ती लेकर खड़े हो जाएगा, कोई किसी कारगिल सैनिक की
बेटी बनाकर किसी को प्रस्तुत कर देंगे कि देखो ये कारगिल युद्ध के सेना के सैनिक की बेटी ये कह रही है कि भारत के अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो ये एक तरीके से वो ऐसा षड्यंत्र करते हैं, बैंड वैगन जिसको कहा जाता है, ऐसा प्रचारित करते हैं कि पूरे देश में अधिकांश लोग यही कर रहे हैं और यही हो रहा है। प्रसिद्ध लोगों की सेलिब्रिटी का प्रयोग करते हैं, सेलिब्रिटी का प्रयोग करके उनसे प्रचारित प्रसारित करते हैं। दूसरे पक्ष को ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलते हैं अपने, कि वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि दो ही पक्ष हो सकते हैं, एक ये और एक विरोधी का, और जो विरोधी का पक्ष है वो पूरी तरह से झूठ है। वो फिर इसका बहुत सामान्यकरण कर देते हैं कि जैसे ये हो रहा है तो ये बिल्कुल सामान्य है, ये तो होता ही है, ये तो होना ही चाहिए। ये जो अलग अलग जो सेलिब्रिटी के रेफरेंस देते हैं वो झूठे देते हैं, पुस्तकों के रेफरेंस बदल देते हैं, शास्त्रों के रेफरेंस बदल देते हैं। जैसे अपने भारत में मनुस्मृति की बहुत आलोचना की जाती है। जो मूल मनुस्मृति है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला संविधान है, लेकिन उसके अंदर अंग्रेजों ने यही प्रयोग किया कि अपनी पुस्तकों के अंदर, शास्त्रों के अंदर उन्होंने मिलावट कर दी, और मिलावट करके जैसे 100 श्लोक किसी पुस्तक में है, उसमें कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं है, सबके सामाजिक बराबरी की बात है। तो उन पुस्तकों के अंदर 10 श्लोक ऐसे डाल देंगे, 10 चीजें ऐसी डाल दी, 10 रेफरेंस ऐसे डाले, और फिर जब वो बात करेंगे तो वो 100 अच्छी चीजों की बात नहीं करेंगे, वो 10 बुरी चीजों की बात करेंगे, और उन 10 बुरी चीजों के कारण उन 100 अच्छी चीजों को भी विवादित करके, उसको विवादित बनाकर उसके प्रति नफरत का भाव पैदा कर देंगे। जैसा हमारे हिंदू धर्म में किया। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपराओं के अंदर, हमारी मान्यताओं के अंदर, हमारे इतिहास में, हर देश के अंदर हार जीत का इतिहास होता है। जब दो सेनाएं लड़ती हैं तो एक विजयी भी होती है, एक को पीछे भी हटना पड़ता है, और कई बार एक बार लड़ते हैं तो परिणाम दूसरी बार आता है। तो हमें ये पढ़ा दिया गया कि भारत का इतिहास तो केवल पराजयों का भी इतिहास है, केवल हारने वालों का इतिहास है। तो ऐसा ये करते हैं। इसके साथ साथ वो किसी अपने विरोधी के साथ बुरे आदमी का नाम जोड़ देंगे। जैसे अब किसी को बदनाम करना है तो किसी दुश्मन देश का नाम साथ जोड़ दिया। किसी ने अच्छे काम किया है तो उसके ऊपर आरोप लगा देंगे कि ये तो उस देश का एजेंट है, ये तो उसके इशारे पर काम कर रहा है। मतलब जो स्वाभाविक दुश्मन है, उस दुश्मन के साथ एक अच्छा काम करने वाले का नाम जोड़ना, ये बहुत गलत तरीका है। ये दुष्प्रचार करने का एक और तरीका है प्रोपोगेंडा मशीनरी का। जैसे कुछ ट्वीट में कुछ लोगों ने खामखा के ट्वीट किए। उन्होंने क्या कहा कि पूज्य आचार्य श्री कहाँ के हैं। पूज्य आचार्य श्री का जन्म भारत में हुआ। पूज्य आचार्य श्री ने अपना पूरा जीवन योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में प्रतिष्ठापित करने के लिए उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो गलत चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा बलि का बकरा बना देते हैं। बलि का बकरा कैसे बनाते हैं कि दोष किसी और का है लेकिन किसी और के ऊपर मंड देंगे। आपको मुंबई हमला याद है ना? मुंबई हमले में पाकिस्तान की ISI ने वो हमला करवाया। हमला करवाते हुए जो कसाब की फोटो खींची गई, उस फोटो में उनके कलावा बांधा गया। और देखिए, कलावे के अगर मान लो 2 धागे बांधे जाते हैं ना, तो उनके ऊपर 50 धागे बांधे गए। मतलब वो कलावा दूर से ही दिखाई दे। उसकी फोटो आई गन पकड़े हुए, तो फोटो में उसका चेहरा दिखे ना दिखे, उसका कलावा दिख रहा था। तो इसके पीछे उनकी योजना क्या थी कि इसके पीछे योजना ये थी कि वो किसी तीसरे समूह को दोष, मतलब पाकिस्तान ने हमला किया, आतंकवादियों ने हत्या की, लेकिन दोष किसके ऊपर डालते? दोष हिंदुओं के ऊपर डालकर उनके बारे में ये प्रतिष्ठापित कर देते कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं तो हिंदू भी तो आतंकवादी होते हैं, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये प्रोपोगेंडा मशीनरी है। और क्या करते हैं? और नारे बनाते हैं, छोटे छोटे नारे बनाते हैं, जुमले बनाते हैं। जैसे जुमले अभी आपने सुने होंगे ना, हमको क्या चाहिए? आजादी, आजादी लेकर रहेंगे, आजादी, हर घर से अफजद निकलेगा। तो ये नारे बनाते हैं। अब आज़ादी किससे चाहिए? भारत तो पहले से ही आज़ाद है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनी हुई संसद कानून बनाता है। कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कानून वही बनेगा जो मेजोरिटी चाहेगी। तो भारत को उनको किससे आज़ादी चाहिए? संविधान किसका बनाया हुआ है? चुने हुए प्रतिनिधियों का बनाया हुआ है। जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो उस संविधान को के अंदर जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। बिल लाने का काम एक ग्रुप कर सकता है, एक व्यक्ति भी अपना बिल प्रस्तुत कर सकता है। भारत के अंदर यदि NRC के बारे में बातचीत हुई, संसद ने धारा 370 खत्म की, ये सारा काम किया, तो ये किसने किया? ये भारत के संविधान ने किया। संसद में ये काम हुआ है। किसी ने कोई दादागिरी दिखाकर ऐसा नहीं किया कि ये तो हमारी मर्जी चलेगी। संसद में उसका विरोध हो सकता है, लेकिन उनको क्या विरोध करना है? उनको सबका विरोध करना है। और ये देखिए,
राष्ट्रभक्त व्यक्तियों का जब जब राष्ट्रवादी संस्थाएं या राष्ट्रभक्त व्यक्ति मजबूत होंगे ये विरोध करेंगे, क्योंकि ये इनकी क्रोनोलॉजी है, ये इनका इकोसिस्टम है और ये सारी चीजें ये उनमें करते हैं। झूठ के लिए, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए बॉर्डर के ऊपर युद्ध है वो तो कम होता है, जो युद्ध होता है वो मन के अंदर होता है, मानसिक रूप से युद्ध किया जाता है। अभी जैसे भारत के अंदर स्वदेशी की चीज चल रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात चल रही है, भारत के अंदर चाइना के प्रोडक्ट के विरोध की बात चल रही है, तो अब चाइना बिलबिलाया हुआ है और उसकी बिलबिलाहट कैसी है मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे और ये क्या करते हैं, और अगर मैं बात करूं तो और ये जो इनका जो युद्ध है वो जो सूचना युद्ध होता है, जो इंफॉर्मेशन वार है, उसमें अगर हम बात करें तो कमांड एंड कंट्रोल का वारफेयर होता है, गुप्त सूचना पर आधारित युद्ध होता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, हैकर्स युद्ध होता है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का वारफेयर होता है, साइबर युद्ध होता है, साइबर वारफेयर होता है। ये जो चीन है ये केवल बॉर्डर के ऊपर टेंशन नहीं कर रहा, ये कमांड एंड कंट्रोल का युद्ध तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर कर रहा है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कर रहा है, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, हैकर्स वारफेयर कर रहा है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वारफेयर कर रहा है, साइबर वारफेयर कर रहा है। और चीन ने तो अपने यहां हैकर्स के ग्रुप बनाए हुए हैं। उनका काम क्या है, वो दुश्मन देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट में घुसकर वहां की जानकारी चुराते हैं। जैसे क्या है, अब मान लीजिए फर्ज कीजिए कि ये मोबाइल भारत में बनाया, भारत की किसी कंपनी ने, चाइना को इसकी जानकारी नहीं है, भारत में कोई विमान बनाया, भारत में कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसका पेटेंट भी ले लिया। अब चीन वाले क्या करेंगे, चीन के हैकर्स, अब जैसे मान लो इसका डिजाइन मैंने एक कंपनी बनाई हुई है, मेरे 10-12 कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसका एक सर्वर लगा हुआ है, उस कंप्यूटर के आधार पर वहां पर डिजाइनिंग का काम भी होता है, उसका सारा डाटा भी रखा जाता है, बिल ऑफ मटेरियल रखा जाता है, क्या क्या कौन कौन सप्लायर हैं, सारी चीजें, डिजाइन ड्राफ्टिंग से लेकर उसके डेवलपमेंट से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके प्रोडक्शन से लेकर सारी चीजें उसकी हैं यहाँ पर। तो वो हैकर्स चाइना में बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू, यदि मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वहां तक पहुंच बनाकर मेरे लैपटॉप से, मेरे कंप्यूटर से, हमारे यहां से सारे डाटा चोरी कर लेते हैं। डाटा चोरी करके वहीं पर उनको सारी डिजाइनिंग, सारी ड्राफ्टिंग सब कुछ मिल जाएगी और वहां पर फिर वो उसी चीज को बनाने का काम करते हैं। वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपके घर में जैसे सामान्य चीजें तो वो भी बना सकते हैं, हमने कोई एक्सक्लूसिव आइटम हमने बनाया तो उसकी चोरी करते हैं, साइबर युद्ध करते हैं। और ये साइबर युद्ध के कारण ही ट्विटर ने आज चाइना के 1,70,000 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए हैं, ब्लॉक किए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और ये जो चीन के समर्थन में जो चीजें, हांगकांग में देखिए जो प्रदर्शन हुआ, 2014 में खूब प्रदर्शन हुआ, अम्ब्रेला मूवमेंट हुई। अभी जो हांगकांग का प्रदर्शन किसने किया था, हांगकांग की आबादी है 70 लाख की, अब 70 लाख में से 20 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। और 20 लाख में जो ज्यादा आबादी थी वो किसकी थी, युवाओं की आबादी थी। युवा छाता लेकर निकलते थे, चाइनीज आर्मी उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव करती थी, आंसू गैस के गोले छोड़ती थी, तो वो छाता अड़ा लेते थे, छाता अड़ा लेते थे तो उनका बचाव हो जाता था। तो छाता लेकर वो निकलते थे, तो उस मूवमेंट का नाम ही अम्ब्रेला मूवमेंट पड़ गया। तो हांगकांग में जब चीन को 2019 तक मुंह की खानी पड़ी, देखिए चीन के अंदर ट्विटर अलाउड नहीं है, चीन की जमीन के ऊपर ट्विटर ऑफिशियल कोई चला नहीं सकता। चीन का अपना ट्विटर है जिसको वाइबो के नाम से कहा जाता है। लेकिन 2019 में जब चीन ने देखा कि हमने चीन की बाउंड्रीज के अंदर तो ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन यदि दुनिया के अंदर हमें प्रोपोगेंडा फैलाना है तो ट्विटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए। उन फर्जी ट्विटर हैंडल से जो हांगकांग के अंदर चीन कर रहा था, दादागिरी कर रहा था, दबाव दे रहा था, अमानवीयता कर रहा था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा था, उसको दबाने के लिए उन्होंने अकाउंट्स बनाए। और अभी हांगकांग के मुद्दे पर आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो आपको अच्छी जानकारी कम मिलेगी। अच्छी जानकारी वो मिलेगी जो भारत जैसे देशों से अपलोड की गई है, लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे तो चाइना को अच्छा बताने वाली जानकारी मिलेगी। ऐसे ही नोवल कोविड कोरोना की बात करें तो कोरोना के बारे में जब चीन की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गई तो चीन ने अपनी इमेज को दोबारा से रीबूस्ट करने के लिए ट्विटर का प्रयोग किया। देखिए ट्विटर में एक तरीका तो यह है कि मैं एक अकाउंट को ऑपरेट करूं, मैं बहुत अधिक करूंगा तो कितना कर लूंगा, मैं 2 अकाउंट बना लूंगा, एक अपने घर के मोबाइल फोन पर बना लूंगा, 2 अकाउंट को मैं ऑपरेट कर लूंगा, और ज्यादा करूंगा तो मैं 4 अकाउंट को ऑपरेट कर लूंगा। ट्विटर के अंदर ऐसे एपीआई बेस्ड ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं जो ऑटोमेटिकली, जो बोट्स बनते हैं जो ऑटोमेटिकली फर्जी ट्विटर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे
फर्जी ट्विटर अकाउंट्स को उसको जो काम दे दिया, उस रेगुलर इंटरवल के बाद वो ट्वीट करता रहेगा, रीट्वीट करता रहेगा। जो खास ट्वीट को उनको रीट्वीट करना है उसको फेवरेट करता रहेगा, लाइक करता रहेगा, उसके ऊपर ऑटोमेटिक कमेंट तक वो जनरेट कर देते हैं। इंटेलिजेंस का पूरा प्रयोग इस सूचना के युद्ध के लिए कर रहे हैं। आपने नेपाल की स्थिति देखी होगी। नेपाल और भारत का रिश्ता कितना कितना मजबूत है। उस अपने पड़ोसी देशों के अंदर भारत के रिश्ते सदा अच्छे रहे हैं और सदा अच्छे होंगे। किसी भी दुष्प्रचार और षड्यंत्र से ये रिश्ते कोई टूट नहीं सकते। ये माता जानकी और भगवान राम का रिश्ता है। लेकिन हम अगर बात करें तो जितने पड़ोसी देश हैं, वो बांग्लादेश हो, वो पाकिस्तान हो, उन सबके बीच में भी चाइना की छवि को अच्छा करना और भारत की छवि को खराब करने के काम में भी चाइना लगा हुआ है। अभी अप्रैल मई में, मार्च के बाद चाइना के जितने दूतावास हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर के हैंडल अपने आप एकदम कुकर मुत्तों की तरह उग गए। और कुछ हैंडल तो ऐसे हैं जिनका एक भी फॉलोवर नहीं है, जो केवल रीट्वीट करना, कमेंट करने का काम करते हैं। अब जैसे भारत में आप में से कोई ट्विटर का, फेसबुक का प्रयोग करता है, आपने फेसबुक खोली, आपने ट्विटर खोला, ट्विटर खोलते ही आपको ट्रेंड दिखाई दे कि ये अत्याचार हो गया, एक व्यक्ति कोई मारा गया, और उसकी 10 जगह दिखाई दे आपको। आप समाचार पत्र उठाएं, समाचार पत्र में वही खबर दिखाई दे। आपने व्हाट्सएप खोला या टिकटॉक खोला या लाइकी खोला या डीयू ब्राउजर खोला या शेयर इट खोला, उसके अंदर भी आपको वही दिखाई दे। और उसके बाद आप टीवी खोलें तो टीवी के अंदर भी आपको वो खबर दिखाई दे। तो आपको क्या लगेगा कि पूरी दुनिया केवल इन्हीं चीज़ों की बातचीत कर रही है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति घर में रहता है, शाम को कई बार बच्चे मजाक करते हैं ना, कोई व्यक्ति दिन में सो गया, अब छोटा बच्चा है, उसको ध्यान नहीं है कि वो जब सो के उठा तो सुबह है या शाम है। अब उसके घर में उसने अपने भाई से पूछा, उसके भाई ने मस्ती करते हुए उसको कह दिया कि अब तो सुबह हो गई। अब वो बच्चा सोया है, उसको नहीं पता कि सुबह हुई है या रात है। उसको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। बचपन में भी आपके भी हुआ होगा, मुझे भी कई बार हुआ। पहले जब सोते थे तो लंबा सो जाते थे दिन में, तो ये कंफ्यूजन होता था कि अब शाम है तो शाम है या सुबह है, और उसको सुबह मान लेते थे। मन ये कहता था कि सो के उठे हैं तो सुबह हो गई है। घर से भाई बहन से पूछे, उसने मजाक करते हुए उसने शाम को सुबह बता दिया। हमने माँ से पूछा जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, उसने भी सुबह बता दिया। हमने पिताजी से पूछा, उसने भी सुबह बता दिया। हम घर से बाहर निकले और बाहर पड़ोसी से पूछा, उसने भी सुबह बता दिया। तो उसके बाद हम उसको सुबह मान लेते हैं या नहीं मानते? हम शाम को सुबह मान लेते हैं। हमें चाहे कुछ भी लगे कि ये शाम है, लेकिन फिर भी 4 व्यक्तियों ने कह दिया तो हमें ये लगेगा कि ये सब कोई झूठ थोड़े ही कह रहे हैं। ऐसे ही प्रोपोगेंडा में क्या होता है, जब प्रोपोगेंडा फैलता है तो लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर यही बात हो रही है, यही हो रहा है। और ये जो वामपंथी गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो असुर गैंग है, ये इसी प्रोपोगेंडा की मशीनरी का लाभ लेता है, इसी का काम करता है। चाइना अभी कैसे प्रोपोगेंडा कर रहा है? आपने चाइना का टिकटॉक लिया। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अभी मेरे पास पिछले महीने एक फ़ोन आया, चाइनीज़ की एक एप्लीकेशन थी, उसमें कुछ पार्टनरशिप भारत की भी है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये देखिए एप्लीकेशन बहुत चल रही है, इसके अंदर ये धर्मगुरु आ गए हैं, इसके अंदर ये सेलिब्रिटी आ गई हैं, तो पतंजलि को भी इसके ऊपर होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से पतंजलि के अकाउंट्स इस एप्लीकेशन के ऊपर बना दीजिए। मैंने कहा जी आप बताइए आपकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे करती है, कितने यूजर है। उन्होंने कहा जी हमने बी और सी टायर सिटी को हमने टारगेट किया है। बी सी टारगेट सिटी को टारगेट करते हुए हम वहां अपनी पहुंच पहुंचा रहे हैं और वहां के लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। और अभी हमने लगभग 16 करोड़ लोगों को भारत में जोड़ लिया है। अभी लगभग 25 करोड़ उसके हो गए होंगे। तो मैंने कहा जी आप क्या चाहते हो? वो बोले जी हम चाहते हैं कि पतंजलि इसके ऊपर आए। पतंजलि आएगी, परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, या जो बड़े नाम आ जाएंगे, तो दूसरे लोगों को जोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमने कहा जी हमें क्या फायदा? उसने कहा जी आपको 20-25 करोड़ की ऑडियंस मिलेगी। मैंने कहा और क्या फायदा? उन्होंने कहा जी आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके अकाउंट को बनाते ही वेरीफाई कर दिया जाएगा, आपके जो ऑफिशियल हैंडल को वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपके हम 150 और हैंडल बना देंगे जो आपको वेरीफाई करके दे देंगे। फिर मैंने पूछा जी वेरीफाई का क्या फायदा है? उन्होंने कहा जी उनकी रीच ज्यादा हो जाती है। फिर वो जो हमारा एक घी का वीडियो आया था, वो घी का वीडियो फर्जी वीडियो एक फर्जी व्यक्ति ने बनाया था, वो काफी वायरल हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये घी का आपका वीडियो वायरल हुआ, उसमें आपकी बदनामी हुई, तो आप इसका काउंटर करके आप अपनी बात कह सकते हैं। मैंने कहा जी मैं अपनी बात कहूंगा, ये जो वीडियो है ऐसे कुकर मुत्ते लोग बोलते रहते हैं, इसका उत्तर पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी नहीं देते। वो तो
अपने मस्त चाल में चलते हैं, उनके पास करने के लिए बहुत काम है, तो वो इन चीज़ों को देखते नहीं है और उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। मान लो मैं इसका उत्तर दूं तो मुझे तो लोग जानते नहीं है, मुझे क्यों सुनेंगे। तो उसने कहा जी उसका भी हमारे पास इलाज है। मैंने कहा क्या इलाज है? तो उसने कहा कि जी आप जब आओगे, आप जब टाइमिंग सेट करोगे तो हम आपके अकाउंट की, आपको जिस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे उसकी रीच बढ़ा देंगे, हर व्यक्ति को आपका मैसेज जरूर दिखाई देगा। अब मैंने उससे कहा नहीं, मैंने कहा ये हो जाएगा ना, अगर आप ये करें तो फिर तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। मुझे करना नहीं था। मैंने पूछा कि आपके एप्लीकेशन में कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं है? मुझे पता था, जब वो बात कर रहा था तब भी पता था और मैंने उसको क्रॉस चेक करवा लिया था। लेकिन उसने कहा जी अब देखिए हमारा जो मालिक है, उसने कहा जी मालिक है वो इंडियन है, उसमें अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर भी रखा हो तो उसके लिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते थे, लेकिन मालिक इंडियन है, मालिक इंडियन है, इसकी जो मैनेजमेंट देखती है वो मैनेजमेंट और इसका मालिक इंडियन है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। मैंने कहा कि और कोई विशेष बात आप बताना चाहते हो? उसने कहा जी और कोई विशेष बात नहीं, बस आप अकाउंट बनवा दीजिए। पतंजलि के अकाउंट बन गए तो ये जो पतंजलि की पहुंच ग्रामीण इलाके तक है, वहां से सारे अकाउंट हमारे बनने शुरू हो जाएंगे तो हमें बहुत बड़ी माइलेज मिल जाएगी। अब वो मार्केटिंग का व्यक्ति था, उससे मैंने बातचीत कर ली, उसने कहीं से लिंक विंक निकाल कर उसने मेरा नाम निकाला था। अब मैंने उसका नाम मैंने एप्लीकेशन का नहीं लिया क्योंकि ये एक मतलब मुझे लगता है कि चलो ये एथिकल है, क्योंकि मैंने नाम लेते हुए उससे ये नहीं कहा था कि मैं आपके नाम को कोट करूंगा और हम जो योग करने वाले हैं वो इसको भी चोरी मानते हैं। लेकिन उस एप्लीकेशन के बारे में मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं, तो आपको ये खूब पता है कि वो चाइनीज एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके यूट्यूब के ऊपर भी ऐड आता है तो उस ऐड में क्या दिखाएंगे, एक लड़की अपने कपड़े उतार रही है और लड़का लड़की बात कर रहे हैं, एक साइड लड़का एक साइड लड़की है, और ऐसा शो करेंगे कि जैसे ये ऐप डाउनलोड कर ली तो तत्काल कोई ना कोई लड़की आकर जैसे आम टपकता है वैसे ही टपक के आके झोली में गिर जाएगी। मतलब भारत के अंदर जहां नारी को मां कहा जाता है उसके बारे में ऐसी अश्लीलता वो परोस रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो प्रोपोगेंडा की मशीनरी है, ये जो चाइनीज मशीनरी है, हम बात कर रहे थे कि मुद्दा कैसे बनता है। जैसे एक कहीं मारपीट हुई, रांची में एक मारपीट हुई, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था तो भीड़ ने देख लिया। अब भीड़ ने देख लिया तो भीड़ ने मारपीट की। अब मारपीट की तो कई बार किसी मर्म के ऊपर लग गया तो वो व्यक्ति मर गया, उसका भी हमें दुख है, किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। चोर के ऊपर भी कानून के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और कानून के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए, यह हमारा मानना है और एक देशभक्त, एक पढ़ा लिखा दायित्वधारी नागरिक यही कहेगा। लेकिन उस मौत को लिंचिंग का नाम दे दिया गया। एक व्यक्ति मरता है तो उसको लिंचिंग का नाम देकर उसके ऊपर पन्ने लिखे जाते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा फैल जाता है कि भारत तो इंटॉलरेंस है, भारत के अंदर तो असहिष्णुता है, भारत के अंदर तो इतना खराब माहौल है, भारत के अंदर तो किसी को भी पकड़ के मार दिया जाता है। लेकिन वहीं जब पालघर में दो भगवे पहने हुए साधुओं की हत्या की गई, एक साधु का गला रेत दिया गया, अभी कश्मीर के अंदर 5 दिन पहले हमारे एक इकलौता जो हिंदू सरपंच था उसको मार दिया गया, तो उसकी खबर भी नहीं बनती, एक सामान्य खबर नहीं बनती। इसके बारे में दुख होता है। मानवाधिकार पत्थरबाजों के यहां पर खूब याद आते हैं, समाचार पत्र छापते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है, उसका हवा बनाया जाता है, लेकिन हमारे सैनिकों के मानवाधिकार दिखाई नहीं देते। जब उनको पत्थर पड़ते हैं उनकी आंखें फूटती हैं। तो ये विडंबना है। तो ये एप्लीकेशन क्या करती हैं, जितनी चाइनीज एप्लीकेशन है, ये घटना मैंने आपको क्यों बताई, ये चाइनीज एप्लीकेशन बिल्कुल फेयर नहीं होती, ये बायस्ड होती हैं। ये किसी एक चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, किसी एक चीज का बार बार आपको दिखाई देगा, आपको बार बार वो सुनाई देगा, वो दिखाई देगा, उससे वो मुद्दा बनाने का भी काम करती हैं। और उसमें जो दुश्मन देश की एप्लीकेशन है वो ज्यादा करती हैं। अमेरिका की भी खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की खतरनाक होते होते अमेरिका में उनकी जवाबदेही है सीनेट के प्रति, अमेरिका की संसद के प्रति, लेकिन चाइना के अंदर कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, चाइना के अंदर एक चौक है जिसको लाल चौक बोलते हैं, थियोमन स्क्वायर बोलते हैं। तो टियाननमेन या थियोननमेन, पता नहीं क्या नाम है, चाइनीज हमें आती नहीं है, वो लाल चौक है। वहां पर चाइनीज स्टूडेंट एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उस लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो चीन में उन प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया था, टैंक चढ़वा दिया था बिना कोई चेतावनी के, और हजारों स्टूडेंट मारे गए थे। उनके परिवार के लोग, आज स्थिति यह है कि वो आवाज नहीं उठा सकते। उनका व्यक्ति मारा गया तो वो कोई लेख नहीं लिख सकते, किसी मीडिया में बोल नहीं सकते। तो अभी
चीन की बात छोड़ दीजिए, चीन का सोशल मीडिया में कितना होल्ड है इसका अंदाजा लगा लीजिए। यूएसए के अंदर एक हमारे व्यक्ति थे, यूएसए के अंदर इस थियाननमेन स्क्वायर की घटना की बरसी के ऊपर 1989 में जो ये घटना हुई थी, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वहां पर ह्यूमैनिटेरियन नाम का एक चाइना का नाम का एक संगठन बना हुआ है जो अमेरिका में है। वहां के संगठन के संस्थापक है झोउ फेंग सोउ, जो अमेरिका में रहते हैं, जान बचाकर अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने इस थियाननमेन स्क्वायर की घटना के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया और जूम के ऊपर उसकी बुकिंग करवाई। जूम एप्लीकेशन जो आपने देखा है, तो जूम के ऊपर जब उन्होंने बुकिंग करवाई तो उस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चाइना ने नहीं होने दी, जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल होने वाले थे। लेकिन चाइना ने जूम के ऊपर दबाव देते हुए उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, ऑनलाइन मीटिंग भी नहीं होने दी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चीन के अंदर डेमोक्रेसी का क्या हाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। और उसी चीन का नाम लेकर, उन्हीं वामपंथियों का नाम लेकर कुछ कीड़े हैं, कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो यहां पर बिल आते रहते हैं, यहां पर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसको जूम के ऊपर सस्पेंड करवा दिया गया। अब चाइना भारत के ऊपर भी केवल लद्दाख में नहीं लड़ रहा, लद्दाख के साथ साथ यहां पर भी लड़ रहा है। भारत के अंदर क्या हो रहा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखिए चाइना के अंदर हर देश के अंदर राजदूत होते हैं, एम्बेसी बनी होती हैं, और जो राजदूत होते हैं उस देश के अंदर, वो देखिए देश के अंदर जहां जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे अमेरिका की बात करें हम यदि भारत की बात करें, दूसरे जो देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, रियल में डेमोक्रेसी चाइना की तरह नहीं है, वहां पर क्या होता है कि जो अखबार छापा जाता है, अखबार के बीच में एक पन्ना होता है जिसको एडिटोरियल बोलते हैं, जिसमें संपादकीय लिखा जाता है। और उस एडिटोरियल में एक जगह होती है जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में लिखा जाता है, दोनों को स्थान दिया जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि जैसे भारत के अंदर ये कानून लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जो उसका विपक्ष है उसको भी उसके ऊपर स्थान दिया जाता है, उसको अपोजिट एडिटोरियल बोला जाता है। पक्ष और विपक्ष, उस एडिटोरियल पेज में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर विपक्ष में बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, और कुछ लोग इस आज़ादी का नाजायज फायदा उठाते हैं, वो सब आपको पता है। अपोजिट एडिटोरियल में जो दूसरे देशों के, यहाँ जैसे चीन का जो राजदूत है वो भी उसमें लेख लिख सकता है, चीन का कोई विद्वान है अपोजिट एडिटोरियल में वो भी लेख लिख सकता है। अपने देश के व्यक्ति अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग विचारधाराओं के, वो भी लेख लिख सकते हैं। इस अपोजिट एडिटोरियल में संयमित मर्यादित शब्दों में आपको किसी भी चीज का विरोध करने का, टिप्पणी करने का अधिकार होते हैं। लेकिन अभी जब से चीन के विरोध की, बहिष्कार की बात की है, वैसे ही भारत के अंदर इन 2 महीनों में अपोजिट एडिटोरियल के नाम के ऊपर तिब्बत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर लेख लिखे जाते हैं। चीन का वक्त पक्ष लिखा जाता है, चीन को प्रोपोगेट किया जाता है। और ये कौन करता है, ये चीन की एम्बेसी करती है। अब चीन की एम्बेसी करती है तो आपके मन में आएगा कि चीन की एम्बेसी करती है तो अपने भारत के मीडिया वाले इसका ख्याल क्यों नहीं रखते। जो राष्ट्रवादी हैं वो रखते हैं, लेकिन एक बड़ा मीडिया हाउस ऐसा है जो बहुत लिबरल है। अगर मैं लेख की बात करूं तो अभी भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध है उनकी शुरुआत की बरसी थी। उस बरसी के ऊपर, मैं समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, उस समाचार पत्र के पूरे पन्ने के ऊपर ऐड दी गई, उसके पूरे पन्ने के ऊपर उसको छापा गया। जैसे ये जो समाचार पत्र है ना, ये खुलता है, इस समाचार पत्र के पूरे पेज पर ऊपर से नीचे, और ये जो ऐड दी गई थी, ये जो छापा गया था, इसमें कहीं भी विज्ञापन नहीं लिखा हुआ था। इसमें चाइना के शी जिनपिंग की, मोदी जी की फोटो थी, उसके बाद में चाइना की खूब तारीफ लिखी हुई थी, चाइना के बारे में लिखा हुआ था, उसकी प्रशंसा लिखी हुई थी। अब ये छापा गया, प्रशंसा लिखी हुई थी, पूरे देश में जो कुछ चुने हुए अखबार हैं उन्होंने इसको छापा। चाइना की एम्बेसी ने इसके लिए पेमेंट की। यह विज्ञापन था, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी विज्ञापन लिखा हुआ नहीं था। अब ये तो एक काम हुआ। अब मैं इसका दूसरा पक्ष बताता हूं। अब इसी अखबार ने, मान लीजिए अपने भारत के किसी XYZ अखबार ने कुछ छापा, चीन के बारे में खूब अच्छाई लिखी हुई है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में तो चीन ने खूब पैसे देकर वो छपवाई है, लेकिन उसके ऊपर विज्ञापन नहीं लिखने के बाद चीन इसी अखबार को लेकर अपने चीन के अंदर, अपने ग्लोबल मीडिया में, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या कहता है कि देखो चीन कितना अच्छा है। और चीन कितना अच्छा है ये चीन नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं, ये भारत के अखबार कह रहे हैं।
ये षड्यंत्र चल रहा है। और ये मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मैं आपको कमेंट्स में, क्योंकि मेरे पास ऐसी टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको यहां पर एडिट करके आपको मैं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर दिखा पाता। वो न्यूज़पेपर मैं आपको कमेंट्स के अंदर मैं उसकी लिंक, मैं उसकी फोटो डाल दूंगा। तो ये आया हुआ है। और अभी 2 महीने से आप इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा लीजिए, द हिंदू उठा लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, फ्री प्रेस उठा लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, अपोजिट एडवर्टोरियल के नाम पर वहां पर खूब चाइना के पक्ष में छापा जाता है। भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन अगर यही बात अपने भारत का राजदूत, मैंने भारत की अपनी इंडिया की जो एम्बेसी जो बीजिंग में है ना, चाइना में, मैंने कल उसका फेसबुक का पेज खोला। मैंने कहा कि इतना तनाव चल रहा है, कुछ और कुछ अपने पक्ष में कुछ और कुछ लिखा होगा। तो उस फेसबुक पेज के ऊपर योगा के पोज के अलावा और कोई फोटो नहीं थी पिछले 1.5-2 महीने में कि योग का ये आसन है, योग का ये आसन है। ये हमारी जो एम्बेसी है वो केवल योग के लिए नहीं है, योग तो हमारा एक पार्ट है, योग से पूरी दुनिया जुड़ेगी, लेकिन दूसरे भी कुछ काम एम्बेसी को करने होते हैं। मुझे दुख होता है 1962 में भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया, तिब्बत को कैप्चर कर लिया। तिब्बत को कैप्चर होने की खबर हमारे देश के राजदूत को चाइना में रहते हुए रेडियो से पता लगी थी। ये एम्बेसी नहीं होती। एम्बेसी का काम होता है वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी एक एक चीज की जानकारी रखनी। और एम्बेसी केवल एम्बेसी का काम नहीं करती, एम्बेसी तो उस देश की सीक्रेट सर्विस की एजेंसी की, उनके एजेंटों को प्रमोट करने का, उनकी जगह देने का एक तरीके से सुरक्षित ठिकाना होता है। और पूरी दुनिया ये करती है, पूरी दुनिया के देश करते हैं। तो आज अगर हमारी एम्बेसी चाहे तो हमारी एम्बेसी चीन के किसी भी समाचार पत्र में कश्मीर के बारे में, अरुणाचल के बारे में, तिब्बत के बारे में लिख नहीं सकती, पाकिस्तान के बारे में नहीं लिख सकती। चीन अपने मीडिया में ऐसी कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता। चीन का जो मीडिया है, चीन का मीडिया सारा सरकारी मीडिया है। चीन का जो पीपल्स डेली है, चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, उसके अंदर वो बहुत स्क्रीन करके एक तरीके से जो चीन की सरकार कहती है वो छापा जाता है। अब इसमें अगर 6 चीजों की और चर्चा की जाए, जब देखिए भारत के अंदर जो छापा जाता है, उस छापने में आप देखेंगे तो जो मीडिया के हाउस में जो घुमाया जाता है वो बात किस चीज पे घुमाया जाता है, यदि आप देखेंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इन न्यूज की, जो चाइना के समर्थन की न्यूज की, जो भारत में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। वो कहेंगे कि चीन जब इतना ग्लोबल हाउस है, सस्ता माल मिल सकता है, तो गरीबों की देखरेख करने के लिए भारत चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे इलॉजिकल लॉजिक देते हैं। अभी किसी ने खुलेआम दिया नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। जैसे 1962 का युद्ध हुआ तो चाइना के वामपंथी लोगों ने खुलेआम कह दिया, और एक वामपंथी नेता तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है अपने देश का, अपने किसी एक स्टेट का। उसने तो ये कहा कि चीन तो आक्रमण कर ही नहीं सकता पहले, चीन तो क्योंकि साधु संत देश है। अपने अंदर वामपंथी लोगों को उठाकर जेल के अंदर पंडित नेहरू को डालना पड़ा था। भारत चीन के युद्ध में उन्होंने ये किया था। तो फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब हर रोज आर्टिकल आएगा, हर दूसरे दिन आएगा। इनकी जो कंटेंट का स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इनकी जो ओप एड की जगह ये जो अपोजिट एडिटोरियल होते हैं, इसमें क्या है, एक तरीके से लॉजिकल बातें की जाती हैं। जो पक्ष विपक्ष की बात होती है तो उसमें मर्यादा होती है, उसमें दोनों पक्षों की बात होती है। लेकिन आप कुछ समाचार पत्र को देखेंगे तो उसमें केवल वन साइडेड बात की जाती है। उसमें जब बात की जाती है समाचार पत्रों में, तो जैसे अपने देश के समाचार पत्र है, मीडिया हाउस है, या कोई ट्विटर हैंडल है, या अपने देश का कोई नागरिक है, तो वो ये ध्यान रखेगा कि जब वो अपने देश की आलोचना भी करता है तो आलोचना करते करते वो अपने देश की अच्छाइयों के बारे में भी बताता है। मतलब जिसमें रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम होता है, मतलब उलटफेर होती रहती है। वो आलोचना करता है तो स्वस्थ आलोचना होती है। इसमें आलोचना स्वस्थ नहीं होती, आलोचना तो नफरत वाली होती है। और जो अपोजिट पक्ष है, जो दुश्मन देश है, दुश्मन ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली चीजें हैं, उनके पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर छापा जाता है। उसके साथ साथ वो मिसलेबलिंग की जाती है, मतलब किसी भी चीज को फैक्ट कुछ और है, उसको दिखा कुछ और दिया जाता है। और इसके साथ साथ लेक ऑफ लेबलिंग होती है। उसके साथ साथ उसमें यह दिखाया जाता है कि उसके अंदर दिखाया कहा कुछ जाएगा, उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा, और उसके अंदर संदेश कुछ और जाएगा। तो ये सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। और ये जो लेख छापे जाते हैं वो कैसे छापे जाते हैं, अभी देखिए, जो लेख आप देखेंगे तो चाइना के जो एम्बेसडर हैं या जो एम्बेसी के लोग हैं, उनके आपको लेख अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में खूब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर, देखिए दिल्ली के अंदर भी जो अंग्रेजी का अखबार छपता है,
अंग्रेजी के अखबार किसी का भी आप ले लीजिए, उस अखबार को आप 3 रुपये में खरीदेंगे ना, तो 1.5 रुपये में तो उसकी रद्दी बिक जाती है। उसका संडे का आप अखबार ले लें तो उठाएंगे तो लगभग 1.25 किलो का अखबार होता है, और बाकी में क्या होता है, प्रॉपर्टी की ऐड होती हैं। एक 8-10 पन्ने क्या मिलेंगे, जिसमें केवल नंगी तस्वीरें मिलेंगी, मॉडल्स के नाम पर, फिल्म के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर। उनको अंग्रेजी के अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। अब इसके अलावा एक पेज मिलेगा मैट्रिमोनियल का, एक पेज मिलेगा प्रॉपर्टी का, एक पेज मिलेगा हॉस्पिटल का, फिर क्लासिफाइड का मिलेगा, और फिर खबरों का मिलेगा। तो उसमें आप आधे किलो की तो वो रद्दी दे देते हैं। तो कई बार मेरे मन में आया कि ये अखबार छापते हैं तो इनकी छपाई की कॉस्ट कितनी होती होगी, तो बाद में पता लगा कि छपाई की कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती, इनको तो विज्ञापनों से पैसा मिलता है। तो ये जो अखबार छापते हैं, ये जो अखबार हम खरीदते हैं, इस अखबार को जब हम देखते हैं तो इन अखबारों के अंदर जो छापा जाता है वो नहीं छापा जाता जो वो दिखाना और बताना चाहते हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो अब जो दिल्ली का अखबार पढ़ते हैं, केवल 2% लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। लेकिन इस भारत के अंदर नीतियां क्या बनेंगी वो अंग्रेजी के अखबार में लिखने वाले और अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वाले तय करते हैं। तो भारत के अंदर आप देखेंगे तो चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी वो ड्रैगन और हाथी की दोस्ती करने की बात करेंगे, कभी हिंदी चीनी भाई भाई की बात करेंगे। 1962 में भी यही हुआ था। 1962 में चाइना एक तरफ तो युद्ध की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ उसने अखबारों के अंदर मीडिया के माध्यम से, पंचशील के सिद्धांतों के माध्यम से, नेहरू जी से बातचीत के माध्यम से, अपनी एम्बेसी के माध्यम से प्रचारित क्या किया कि हिंद चीनी तो भाई भाई हैं, हमें तो कोई अलग नहीं कर सकता, हम तो कभी अलग नहीं रह सकते। तो ये राग अलापते हैं, तो कभी ये ऐसा लिखेंगे, कभी वैसा लिखेंगे। जब से एफडीआई बंद की है उसके बाद से चीन और चौकस हो गया है। उसने देख लिया है कि भारत की बड़ी मार्केट को यदि कब्जे में रखना है तो भारत के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी कब्जा करना पड़ेगा। युद्ध केवल बॉर्डर के ऊपर नहीं होगा। हो सकता है बॉर्डर के ऊपर एक भी गोली ना चले, लेकिन ये जो गोलियां चलेंगी ये साइबर वारफेयर होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होने वाला है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर होने वाला है। कितना लिखते हैं मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो 1 अप्रैल को लेख आता है, 70 साल पूरे होने पर पूरा विज्ञापन दिया जाता है और चीन की एम्बेसी फिर उसको प्रोपोगेट करती है। फिर 29 फरवरी को विज्ञापन देते हुए 1 बेल्ट 1 रोड के साथ वो कहते हैं कि इसको हेल्थ रूट के बारे में विकसित किया जाएगा। फिर अखबार में आर्टिकल छपता है। मतलब चाइनीज राजदूतों के आर्टिकल, उनके बुद्धिजीवियों के आर्टिकल लगातार पूरे मार्च के महीने में, पूरे अप्रैल के महीने में लगातार छपते रहते हैं। अभी देखिए इटली में क्या हुआ था, आपको मैं ध्यान दिलाऊं। इटली में जो कोरोना फैला था, खूब फैला था। अब ये इटली में कोरोना कैसे फैला था, इटली में जब कोरोना फैला था तो इटली में एकदम ब्रस्ट हुआ था। ब्रस्ट कैसे हुआ था, चाइना की एक लड़की और चाइना के कुछ चाइनीज नए साल की छुट्टी मनाने के लिए वुहान में गए थे, चाइना में गए थे। जब वो वापस आए तो अपने साथ चाइनीज वायरस को, वुहान वायरस को, नोवेल कोविड कोरोना को लेकर आए। अब उनसे, चाइनीज लोगों से जब वायरस फैला तो इटली ने अपनी एक मदद चाइना को भिजवाई, और जो चाइना के लोग जो इटली के मिलान शहर में रहते थे वहां उनसे एक दूरी बना ली कि भाई इनसे हम थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि ये चाइना में ट्रेवल करके आए हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में जब चाइना के लोगों ने देखा कि ऐसे तो वायरस फैल नहीं पाएगा, तो चाइना के कुछ लोग अपने हाथ में तख्ती लेकर चौराहे के ऊपर खड़े हो गए। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए वायरस। मतलब कि हम आदमी हैं, हम इंसान हैं, हम वायरस नहीं है, हमसे दूरी मत बनाओ, हमें आकर गले लगो। तो इटली के लोग ऐसे पागल हैं, मतलब मानवता के नाम पर। वहां का जो मेयर था इटली के मेन शहर का, वो खुद कम्युनिस्ट था, उसने सबसे पहले जाकर उनको गले लगाया। कुछ ने हग की, किस की, बिना मास्क के गले लगाया, और ये वायरस चाइना में, इटली में एकदम ब्रस्ट हुआ। अब इटली के अंदर, पूरे अंदर जब ये ब्रस्ट हो गया और जब लोगों को पता लगा कि ये तो बना बनाया खेल था और इसके अंदर तो चाइना का पूरा योगदान है। चाइना का योगदान कैसे पता लगा, जब इटली को खुद मास्क की जरूरत थी, पीपी की जरूरत थी, चीजों की जरूरत थी, तो इटली ने चीन से कहा, तो चीन ने इटली को वही मास्क और पीपी बेच दिए जो उसने सहायता में दिए थे। मतलब पड़ोसी के घर से, आपके घर में कोई बीमार हो गया, आप दवाई लेकर आए, पड़ोसी ने फ्री में आपको दवाई दी, पड़ोसी बीमार हो गया, आपके पास दवाई है और आपने पड़ोसी की दी हुई दवाई को ही, 10 रुपए की दवाई को 50 रुपए में पड़ोसी को बेच दिया। और जो बाद में उसने चीन से सामान निकला, वो पीपी किट घटिया निकली, वो टेस्टिंग किट घटिया निकली। तो इटली के अंदर पूरा चाइना बिल्कुल एक्सपोज हो गया और चाइना का विरोध होना शुरू हुआ। तो चाइना ने इटली में अपने इस विरोध को तोड़ने के लिए अपने ट्विटर हैंडल को, अपनी प्रोपोगेंडा की मशीनरी को लगाया। और मशीनरी को कैसे लगाया मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं।
जो कई प्रकार के जो एनजीओ हैं उन्होंने इसका पूरा सर्वे किया और सर्वे करके वो रिपोर्ट बताते हैं, वो कहते हैं कि इटली के अंदर उन्होंने अपने एपीआई सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्रिय किया। जो अपने ट्विटर के ऊपर जो बोट्स काम करते हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाकर ऐसी पोस्ट बनाई गई, ऐसी पोस्ट बनाकर उन्होंने अपनी एक दिखावे के लिए थोड़ी सी सामग्री भिजवाई, जो थोड़ी सी हेल्प भिजवाई, उस हेल्प को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने प्रोपोगेट किया। इटली के जो सर्वर थे उन सर्वरों को हिट किया, उन सर्वरों के ऊपर उसको बुस्ट किया और बुस्ट करके उन्होंने ये दिखाया कि इटली के अंदर जो पहले जहां गो चाइना, गो इटली ये नारे लग रहे थे, गो चाइना, चाइना की जगह वहां पर गेजी चाइना का नारा, शुक्रिया चीन के हैशटैग ट्रेंड करवाए गए, फ्रोज चाइनी इटेलिया ये हैशटैग ट्वीट करवाए गए जो बोट से बनाए गए थे। बाद में जब इसकी रिसर्च की तो ये पाया कि ये जो हैशटैग ट्वीट करवाए गए, जो ट्रेंड करवाया गया, जो इटली में ट्रेंड चला, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे। ये बोट्स के बनाए हुए हैंडल थे जो चाइना से ऑपरेट हो रहे थे। और ये जो हैंडल थे इन्होंने रोज 50 से 70 ट्वीट किए। और ये हैंडल कितने थे? 2 लाख के लगभग हैंडल थे जो आइडेंटिफाई किए गए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इटली की आबादी कितनी है? इटली की आबादी कुछ करोड़ में है। उस कुछ करोड़ की आबादी में जब ये कई लाख के लाख, करोड़ों की संख्या में ये ट्वीट, हर इटली का व्यक्ति जैसे ही ट्विटर खोलता तो शुक्रिया चीन आता, चीन ने जो सामग्री भिजवाई उसकी चर्चा आती, ये आती कि चीन में देखो इतना अच्छा है, चीन के अंदर इतना अच्छा है, चीन ने ऐसे कंट्रोल किया, चीन ने ऐसे खोज की, वो सारी चीज आती तो उसमें ये लगता। और चीन के विदेश मंत्रालय ने, और विदेश मंत्रालय के जो पीआरओ हैं चुन यिंग, उसने अपने हैंडल से फर्जी ट्वीट किया। और इस फर्जी ट्वीट में क्या दिखाया गया? ग्रेजी चाइना मतलब शुक्रिया चीन। और इसमें एक वीडियो दिखाया जिसको कहा कि ये इटली का वीडियो है, उसकी बालकनी में खड़े होकर लोग चीन के लिए शुक्रिया चीन गाना गा रहे हैं। उस वीडियो को खूब प्रचारित किया और ये दिखाया कि देखो इटली का तो हर आदमी चीन को शुक्रिया कह रहा है। तो इटली के कुछ व्यक्ति जो चीन के षड्यंत्र को समझते थे, इटली के लोगों ने उसका ही विरोध करना शुरू कर दिया कि चीन तो बहुत अच्छा है, तुम खामखा चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ भारत में वामपंथी करते हैं। भारत के अंदर आप जैसा, मेरे जैसा, पतंजलि जैसा, राष्ट्रभक्त जैसा कोई व्यक्ति यदि इन देश के पक्ष में कोई बात करता है या दुश्मन के विरोध में कोई बात करता है तो उसके ऊपर ये टूट पड़ते हैं और टूटकर उसको बैकफुट पर लाने का काम करते हैं। और ये जितने हैंडल थे जिन्होंने इटली में हैंडल किया, बाद में इनका जब एग्जामिनेशन किया गया तो ये पाया कि ये हैंडल मार्च में, अप्रैल में ट्वीट करने के बाद जब इटली में माहौल ठीक हो गया चीन के लिए, तो ये सारे हैंडल साइलेंट हो गए, इनसे कोई ट्वीट नहीं किया। इनमें से ज्यादातर हैंडल तो वो थे जिनका कोई फॉलोवर नहीं था, वो केवल चाइनीज दूतावास को फॉलो करने का काम करते थे। तो ये षड्यंत्र चलता है, ये क्लस्टर बनाए जाते हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मीडिया के अंदर ये खबरें प्लांट करके दिखाई जाती है। और इसकी फोटोग्राफ मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है। तो मीडिया के हाउस के अंदर भी अपोजिट टू एडवर्टोरियल के नाम से चाइना का पक्ष छापा जाता है। चीन में अपना कोई राजदूत चाहे कि वो कश्मीर के बारे में, तिब्बत के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बारे में अपना कोई वर्जन छापे तो उसको वहां पर अलाउड नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ये अलाउड है। भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री भी यदि अपने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करता है तो चीन की प्रोपेगेंडा की मशीनरी भारत के अंदर ही उसका विरोध करती है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। इस सूचना युद्ध से हमें बचना है। अब आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है। ठीक है, ये सरकार का काम है हैकर्स का ग्रुप बनाना। इसका उत्तर देने के लिए जैसे ओमान का, सऊदी अरब का ये स्कैंडल क्रैकडाउन जो हमारी रा ने किया, हमारी आईबी ने किया और ट्विटर के साथ मिलकर वो फर्जी हैंडल डिलीट करवाए गए। सऊदी अरब की, ओमान की राजकुमारी का पॉजिटिव बयान जारी करवाया गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, ये यमन और सऊदी अरब की राजकुमारी का फर्जी हैंडल था। न्यूज वायरल हुई, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की छवि खराब हुई। भारत की छवि खराब होने के बाद इसको जब क्रैकडाउन किया गया, उसकी खबर आई मीडिया में, न्यूज़पेपर में उसकी खबर दिखाई गई। लेकिन मीडिया में एक वर्ग ऐसा है जो, जहां एक वर्ग विशेष की देश विरोधी तत्वों की कोई खबर हो तो उसको झूठा साबित करने के लिए वायरल सच, उसका पोस्टमार्टम, उसका फैक्ट चेक करता है। लेकिन जब ऐसी खबरें जिसमें देश की छवि खराब हुई हो
और जिसमें सच सामने आ गया हो, उनके वायरल टेस्ट नहीं होते। मैं मीडिया हाउस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद देख लीजिए, ऐसे बहुत से मीडिया हाउस हैं जिन्होंने देश की छवि खराब हुई इस खबर का वायरल टेस्ट नहीं किया, इसका पोस्टमार्टम नहीं किया, इसका फैक्ट टेस्ट नहीं किया। तो तब ये शक पैदा होता है कि ये जो समाचार पत्र और चैनल हैं, ये क्या वाकई भारत के हैं? क्या वाकई भारत के लिए काम करते हैं? इनके दिल में देश के लिए प्रेम है? इनको हमें पहचानना है। तो बॉर्डर के ऊपर बुलेट से लड़ने का काम आर्मी करेगी, हमें अपने वॉलेट से लड़ना है, अपनी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी का पालन करना है। हमें और क्या करना है? हमें अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से जितने देशभक्त और राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं उनको समर्थन देने का, उनको सपोर्ट देने का काम करना है। पाकिस्तान के अंदर भी फर्जी हैंडल बनाए हैं, फर्जी हैंडल बनाकर उनको पेरोल पर रखकर उनको आर्टिफिशियली भी संचालित किया जाता है और ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कॉल सेंटर होता है वैसे ही 10-10 मोबाइल दिए जाते हैं नंबर से। मोबाइल के ऊपर कुछ नहीं होता, केवल नंबर लिखा होता है, उसका हैंडल क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका नंबर क्या है, ये लिखा होता है। लाइन से नंबर होते हैं। फर्जी ट्रेंड चलाना होता है तो कैसे करते हैं? एक मोबाइल उठाता है, उसमें लॉगिन है, कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, तत्काल व्हाट्सएप उस कॉपी पेस्ट को, जो मटेरियल है उसको उठाया जाता है, कॉपी किया जाता है, ठक 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 करके ट्वीट कर दिया जाता है। फिर दूसरे इसको रख दिया जाता है इस अकाउंट को, क्योंकि हो गया इससे। अब दूसरा मोबाइल उठाया जाता है, उसके अंदर और 2 अकाउंट लॉगिन है, उसके अंदर से फिर उसको कॉल सेंटर में लगातार 8 घंटे तक उसको 10 मिनट उसको चलाया जाता है, 50 ट्वीट उससे किए जाते हैं, फिर तीसरे फोन को उठा लिया जाता है। 4-4, 5-5 हजार के सस्ते फोन होते हैं। ऐसे देश के अंदर जो विरोध का माहौल हमें और आपको दिख रहा है वो वाकई विरोध नहीं है। एनआरसी आई, जो अपना सीएए आया, अपना जो धारा 370 आया, इसका विरोध वाकई एक्चुअल में नहीं है। इस विरोध को तो बनाया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे भारत के अंदर अभी आप देख रहे हैं सब जगह क्या दिखेगा कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। आपको जय भीम जय मीम के नारे दिखाई देंगे, वो सच नहीं है। उसको तो बैठकर, उसको तो पेरोल के ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने में लोगों को रखकर, युवाओं को रखकर उसका ये काम करवाया जाता है। उनका काम क्या है? उनका काम यह है शिफ्टों में काम करना। एक व्यक्ति की 9 से 6 ड्यूटी है, दूसरा व्यक्ति 6 बजे जब ड्यूटी पर आएगा तो उसको अलग से काम दे दिया जाता है कि आपको आज इसका मुद्दा बनाना है, आज को आप इसका मुद्दा कर बनाना है, आज आपको इसको ट्रोल करना है, आज आपको उसको ट्रोल करना है। तो ट्रोल करने की एजेंसी, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा, सोनू सूद ने अच्छा काम किया, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी अच्छा काम करते हैं, इनकी ट्रोलिंग करते हैं। हमारे देश के मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे, सेना की ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। और केवल ट्रोल नहीं करते, ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई किसका करते हैं? कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा गया तो ये नहीं कहेंगे कि ये टेररिस्ट था, इसने तड़फा तड़फा कर इतने लोगों को मारा। क्या कहेंगे कि अफजल गुरु तो प्रोफेसर था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसका बेटा तो 10वीं में 70% अंक लेकर आया, उसका बेटा तो पासपोर्ट चाहता है। नायकू तो एक मैथ टीचर था, नायकू की फोटो दिखाई जाएंगी कि वो खाना बना रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, तो क्या दिखाएंगे कि नायकू देखो कितना आम आदमी था, भारत के आम आदमी की तरह था, कितना जिम्मेदार था, अपने साथियों को खाना बनाकर खिलाता था, तो मेहनत करता था। तो उसकी छवि क्या बनाएंगे? क्रूर छवि नहीं बनाएंगे, उसको ग्लोरीफाई करके उसको पोस्टर बॉय बना देंगे, उसको हीरो बना देंगे। तो ये षड्यंत्र अपने देश में चल रहा है। आप और हम इसमें कुछ कर सकते हैं। वो कुछ क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस षड्यंत्र को समझना, दूसरा इसका उत्तर देना, दूसरे लोगों को इसके बारे में बताना। जो खबर सामने आ रही है उस खबर के पीछे की खबर को महसूस करना कि ये खबर आ रही है, ये शब्दों का प्रयोग है, तो इसके पीछे का मुद्दा क्या है, इसका मैटर क्या है। इस देश में जो निकम्मे निठल्ले लोग हैं उनके घर के बाहर 4-4 गाड़ियां कैसे आ जाती हैं, 5 स्टार होटल में वो कैसे ठहरते हैं। कि आप और हम 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं तो परिवार नहीं चला पाते, तो किराए के मकान में रहना पड़ता है, बच्चों की फीस देते हुए सोचना पड़ता है, एक कपड़ा खरीदते हुए सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसे निकम्मे नकारा निठल्ले रोड अपने जेब में क्रेडिट कार्ड रखते हैं, अपने जेब में गड्डियां रखते हैं और बिना सोचे खर्च करते हैं, तो इनको वो पैसा आता कहां से है? इसका हमें चिंतन करना है, दूसरों को बताना है और अपना सोशल मीडिया में, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। देखिए 1857 की क्रांति में समाचार पत्र नहीं छपते थे, प्रेस नहीं आई थी। उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने लाल कमल और रोटी के साथ एक एक छावनी के अंदर आजादी का संदेश पहुंचाया था, गुलामी के नुकसान पहुंचाए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करनी है यह संदेश पहुंचाया था। उसके बाद समाचार पत्र आया। तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक के साथ
जब समाचार पत्र आया तो लोकमान्य तिलक ने उस समय केसरी और मराठा के नाम से समाचार पत्र निकाला। उसके बाद लाला लाजपत राय ने समाचार पत्र निकाला, गांधी जी ने समाचार पत्र निकाला, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह ने पुस्तकें छापी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नाम से समाचार पत्र निकाला, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति के इतिहास का लेखन किया। ये सारे क्रांतिकारी यदि आज होते तो सोशल मीडिया का प्रयोग जरूर करते। आप और हम उस समय जो क्रांतिकारी प्रेस लगाते थे, तो प्रेस के लिए प्रेस एक्ट के अनुसार जब उनको परमिशन लेनी होती थी, छापे खाने की मशीन मंगवानी पड़ती थी, तो वो विदेश से मंगवानी पड़ती थी। उसके लिए जमीन बिक जाती थी, जेवर बिक जाते थे, पत्नी के गहने बिक जाते थे, अपने मकान को गिरवी रखकर तब वो प्रेस की प्रिंटिंग मशीन को खरीदते थे और सब कुछ दांव पर लगा देते थे। मराठा में, केसरी में एक लेख लिखा लोकमान्य तिलक को तो 6 महीने की मांडले की जेल में जाना पड़ा। तो उन्होंने जेल भुगती है। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार हो। आपको और हमें इन क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना है। और ये आप और हम, अब आपको कुछ घर परिवार बेचने की आवश्यकता नहीं है, बीबी के जेवर बेचने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। तो जब कभी भारतीय संस्कृति के ऊपर, राष्ट्रभक्त लोगों के ऊपर कोई आक्रमण हो तो मौन नहीं रहना, चुप नहीं रहना, उसका उत्तर देना है। और जहां देशद्रोही व्यक्ति की कोई खबर मिले, कुछ बात मिले, उनका जहां सम्मान हो रहा हो, तो वहां से भी मौन नहीं निकलना है। कोई देशभक्त व्यक्ति का अपमान करे तो उस समाचार पत्र को एक रुकिए, उसका नंबर निकालिए, उसकी ईमेल निकालिए, 2 शब्दों में उसको लिख दी कि आप बहुत घटिया पत्रकारिता करते हैं, हम आपका विरोध करेंगे, हम आपका चैनल नहीं देखेंगे। और उस चैनल नहीं देखने को, उसको अनसब्सक्राइब करके, उसके ऐप को डिलीट करके, उसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको सोशल मीडिया में प्रसारित कीजिए। प्रोपोगेंडा चलाना है देशभक्ति का, प्रोपोगेंडा चलाना है चीन की बदमाशियों का, तो ये हमें करना है। ये कल हमने प्लान किया था कि रात को 9 बजे हम इस कार्यक्रम को रखेंगे, रात को कल व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। तो ये मेरे मन में कुछ बातें थी, मैं आपसे शेयर करूं। मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं, आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।